Yes, let us have a new topic, very interesting and unique in itself. Selected Snowbreeze by Aldous Huxley. You may observe yourself in the papers of last 5 years. In every exam, something is always there from this lesson, Selected Snowbreeze. We are to pay attention towards short answer, very short answer and lengthy questions as well. Therefore, we are to go through the introduction of author as well as lesson. Yes, page number 23 about the author. Aldous Huxley, 1895 to 1963, was a British writer born into a family that included some of the most distinguished members of the English ruling class. बड़े परिवार में जन्म हुआ है। 1894 का इनका जन्म है। ब्रिटिश राइटर हैं। ऐसे परिवार में जन्म हुए जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग्रेजों का रूलिंग क्लास था, शासन करने वाले लोग थे, उनके सदस्य इनके परिवार में थे। हक्सले फैमिली से रूलिंग करने वाले लोग भी आते थे, शासन करने वाले। Although he was primarily a novelist, he also wrote short stories, poems and travelogues. देखिए, राइटर जो होते हैं वो बेसिकली राइटर। अब कौन सा फॉर्म किस राइटर को अधिक सूट करता है, ये उनके टेम्परामेंट पर निर्भर करता है। अब शुरुआती दिनों में राइटर हैं वो लगभग हर प्रकार की विधा को अपनाते हैं। इन्होंने भी क्या लिखा है, प्राइमरीली में शुरुआती दिनों में हक्सले एक नॉवेलिस्ट थे। देन ही आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं भी इन्होंने लिखी। पोएम्स, कविताओं में भी हाथ आजमाया, कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, लघु कथाएं भी लिखी। ट्रैवलॉग्स क्या होता है बेटा, यात्रा संस्मरण की, यात्रा से जुड़े हुए जो वृत्तांत हैं, यात्राओं का अनुभव, वो भी इन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा। In his novels and essays, Huxley has performed the role of a critical observer of accepted traditions, customs, social norms and ideals. लगभग ऐसा होता है, देखिए, कि युवा अवस्था में जब लेखक अपनी लेखनी शुरू करता है तो जो चारों तरफ व्यवस्था होती है उसमें जो कमियां हैं उनको वो अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं। उनमें एक तरीके से परिवर्तन का प्रयास भी करते हैं, जो उनको ओड लगता है उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। हक्सले ने भी कुछ वैसा सा ही किया। क्रिटिकल ऑब्जर्वर, देखिए, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में वो एक आलोचना करने वाले समीक्षक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। किन चीजों की समालोचना करते हैं? एक्सेप्टेड ट्रेडिशन, जो स्वीकार्य परंपराएं थी, सामाजिक परंपराएं, ट्रेडिशन, कस्टम, सेम थिंग। सोशल नॉर्म्स, समाज में जो नियम स्वीकार्य थे,
आदर्श। आप ये समझें कि समाज का जो ताना बाना जिन चीजों पे आधारित था, उनकी इन्होंने समालोचना की कि इनमें से क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या अनावश्यक है, क्या हानिकारक है। ऐसे बहुत सी चीजें होती है और समय समय पर इस प्रकार की समालोचना होते रहने से समाज की जो परंपराएं हैं, नियम कायदे हैं, रहने सहने के तौर तरीके हैं, हमारे आदर्श हैं, उनमें गुणात्मक रूप से सुधार आने की संभावनाएं बनती है। His major works dealt with the theme of harmful application of scientific progress to mankind. देखिए ये भी एक बड़ा अलग सा डायमेंशन है। आप ये नोटिस करेंगे कि इन्होंने उन पहलुओं पर ध्यान अधिक दिया जिन पर सामान्य लोगों का ध्यान नहीं जाता। उनमें से ये एक पहलू क्या है, देखिए, थीम ऑफ हार्मफुल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस टू मैनकाइंड। कि विज्ञान ने जो तरक्की की, उसके जो नुकसानदायक प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़ने वाले हैं, पड़ रहे हैं, वो उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया। कोई भी चीज 100% रूप से सकारात्मक प्रभाव नहीं रखती है, ऐसा आपको पता है। तो विज्ञान की तरक्की के भी नकारात्मक प्रभाव मनुष्य जीवन में देखने को मिले। He was educated at Balliol College, Oxford University. ये सिंपल सा उनके बारे में आपको बताया। बैलियर कॉलेज में पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उपक्रम था। He became a close friend of D.H. Lawrence, a famous English novelist of the 19th century during his college days. अपने कॉलेज के दिनों में D.H. लॉरेंस से इनकी मित्रता हो गई थी। तो इससे देखो दो बातें पता चल रही है कि लॉरेंस भी उसी कॉलेज में पढ़े थे। लॉरेंस कौन थे? ब्रैकेट में लिखा फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। His first popular novel was Point Counterpoint. नाम भी देखिए कैसा है, आसानी से याद आपको रह जाना चाहिए। पॉइंट काउंटरपॉइंट। In 1938 he joined Hollywood and became a screenwriter. 1938 में इन्होंने वहाँ की जो फिल्में होती है वो हॉलीवुड फिल्में कहलाती है, वहाँ एक स्क्रीन राइटर के रूप में भी लेखन का कार्य इन्होंने किया। His major works include Eyelash in Gaza, Brave New World, Ends and Means, an inquiry into the nature of ideals and into the methods employed for their realization. देखिए बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इनकी लेखनी के साथ जुड़े हुए हैं। और मेजर वर्क्स है उसमें बेटा दो कम से कम आप इनका परिचय दें तो उनको याद रख के लिखें। जैसे आईलैश इन गजा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दो आप बता सकते जो मेजर वर्क्स हैं। अब अपने आ जाइए अबाउट द लेसन और समरी ऑफ द लेसन। वी आर गोइंग टू गो थ्रू द लेसन वर्ड टू वर्ड। एक एक शब्द हम पढ़ते हैं हर सेशन में, इस बार भी एक एक शब्द पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। समरी पढ़ने का जो लक्ष्य है वो इतना ही है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड है वो बन जाए, बेटर हो। Because hopefully after this video we would meet in offline class. हम प्रत्यक्ष क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम आगे से प्रोसीड कर पाएंगे। बैकग्राउंड आप लोग सुनेंगे तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से बनेगा। The author discusses human frailties in this essay. फ्रेलिटीज क्या होता है बेटा? तुच्छताएं, स्पष्ट बोले आप तो कमियां, कि मनुष्य की कैसी तुच्छ सोच रहती है, छोटी छोटी बातों में
उलझा रहता है, अपना जीवन व्यतीत कर देता है। पर अब ऐसे बड़े राइटर हैं, वो ये छोटी बातें ऑब्जर्व कर पाते हैं, हर किसी के तो वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आती। दे थिंक दैट दिस इज द नेचुरल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट दिस इज नॉट द केस। माइंड इट। आपको, हमें, कॉमन मैन को क्या लगता है कि ऐसा ही होता है। राइटर बताते हैं नो, दिस इज नॉट एट ऑल ए कंपल्सरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का कोई ये अति आवश्यक हिस्सा नहीं है जिसको हम माने बैठे रहते हैं पूरे जीवन भर की ऐसा ही होता है। He says that snobberies are universal and man can be snobbish about almost everything except certain disfiguring and mortal diseases such as leprosy. देखिए, जो स्नोबरी है उसको हम बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन आवर क्लास। एक दिखावे की प्रवृत्ति होती है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य कोई भी चीज का मतलब कोई भी चीज, एवरीथिंग, हर किसी चीज के बारे में दिखावा कर सकता है। एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा? सर्टेन डिसफिगरिंग एंड मोर्टल डिजीज सच एज लेप्रोसी। कि कुछ एक बीमारियां ऐसी होती है, वो दिखावा देखो गौरवानुभूति के साथ किया जाता है। यूँ नहीं है कि उसमें कोई इन्फीरियर फील करते हैं, दिखावा करके भी सुपीरियर, बीमारियों के संदर्भ में भी ये आपको बताएंगे, हम पढ़ेंगे। बीमारियां भी अमीरों की, गरीबों की अलग अलग होती है, पर फिर भी ये कुछ एक बातें ऐसी है जिनके बारे में आदमी क्या गर्व महसूस करेगा, क्या गर्व करके दिखावा। ये कहेगा कि उस आदमी के तो देखो लेप्रोसी है, तुम्हारे है ही नहीं। लेप्रोसी में समझते हो, लकवा, या शरीर में किसी भी एंगल पे विकृति आ जाना, शारीरिक विकृतियां। तो शारीरिक विकृतियों के बारे में कोई गौरवानुभूति कर सकता है क्या? He doesn't think so. Huxley says that snobberies change like fashion. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या बता रहे हैं कि ये भी जो एक दिखावे की प्रवृत्ति है, ये भी फैशन, प्रचलन की तरह बदलती रहती है। अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के दिखावे की प्रवृत्ति है, वो प्रमुखता के साथ पाई जाती है। कभी कुछ सब मनुष्यों में कब किस चीज का दिखावा होने लग जाए, प्रचलन बदल जाए, वी कांट से। Snobberies of past are now taken as unfashionable. The family snobbery is no longer in vogue, and culture snobbery has to fight with snobbery of ignorance and stupidity for its survival. देखिए, कितने प्रकार की स्नोबरी का तो इन्होंने अभी तक मेंशन कर दिया है, जिक्र कर दिया है। स्नोबरीज ऑफ पास्ट आर नाउ टेकन एज अनफैशनेबल। जो भूतकाल की या पुरानी स्नोबरी थी, उनको अब प्रचलन में नहीं माना जाता, अब वो फैशनेबल नहीं रही। The family snobbery is no longer in vogue, and culture snobbery has to fight with the snobbery of ignorance and stupidity for survival. कल्चर स्नोबरी को किसके साथ फाइट करना पड़ रहा है? स्नोबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी। एक तो अज्ञानता की, अज्ञान में भी लोग गर्व का अनुभव कर लेते हैं। ध्यान में रखना कि हमें तो पता ही नहीं। तो पता नहीं होना कोई बड़ी बात है? पता नहीं होना शर्म की बात होती है, पर उसको भी गौरवानुभूति के साथ बताते हैं। और स्टुपिडिटी, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। कल्चर स्नोबरी को इनके साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। और फैमिली जो स्नोबरी है वो अब प्रचलन में नहीं है, आप लोगों को पता है। फिर भी ध्यान में रखना, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे जब से कॉलेज में आए हैं, मैं तो कभी भी नहीं पूछता, शायद ही किसी ने आपको ऐसा पूछा होगा और पूछ के उसके अनुसार
कोई अलग ट्रीटमेंट दिया होगा। ऐसा कि ये तो उनकी बच्ची है या ये उनकी बच्ची है या बच्चा है। इसी समय में ऐसा होता था कि ये बड़े अधिकारी का या राजा का उनका बेटा है। ये बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अभी आपकी पहचान क्या है, और बच्चों में भी इस तरीके की अनुभूति आ गई है। देखिए कि वो अपने स्वयं के अचीवमेंट्स के द्वारा ही अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। बच्चे भी ऐसा बहुत कम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स के नाम से जाना जाए। बच्चे चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारे नाम से जाना जाए। ये एटीट्यूड का अंतर आ गया है। पहले सिफारिश आती थी कि ये उनका भतीजा है, उनका भांजा है, और बच्चे भी बताते थे कि मैं उनके परिवार से हूँ। आजकल ऐसा नहीं है, न तो बच्चे बताते हैं न कोई पूछता है, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट होना बहुत कम केसेज में पाया जाता है। ऑल्दो इट हैज नॉट बीन टोटली अबोलिश्ड, माइंड इट, 100% खत्म नहीं हुई है कि मंत्री जी का साला है या उनका भतीजा है, ऐसा होने पर कोई वरीयता न मिले, ऐसा नहीं है। होता है, पर प्रचलन कम हो गया है कि परिवार के आधार पर वरीयता मिले। The hateful booth snobbery is very pervasive and many men as well as women are found to be its victim. बूथ स्नोबरी कौन सी स्नोबरी है? वाइन पीने से संबंधित दिखावा। ये कह रहे हैं ये ऑल परवेसिव, सब जगह बड़ी तेजी से फैल रही है और पुरुष और महिलाओं में समान रूप से बढ़ती चली जा रही है। मॉडर्निटी स्नोबरी हैज एक्वायर्ड इंपॉर्टेंस ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। जो आधुनिकता से जुड़ा हुआ दंभ है वो आर्थिक कारणों के कारण बढ़ता है। A modernity snob helps industries by throwing away old objects and buying the new ones. और आधुनिकता का जो पुजारी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद कैसे करता है कि वो पुरानी चीजों को जल्दी फेंकता है और नई को जल्दी खरीदता है, तो उनका इंडस्ट्रियलिस्ट का जो सर्कल है वो चलता रहता है। The producers thus encourage snobbery by spending millions on advertisement. तो प्रोड्यूसर को निश्चित रूप से जब लाभ होता है तो वो इस प्रकार की स्नोबरी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च करते हैं। जैसे प्रोडक्शन का बजट होता है उसी के साथ साथ विज्ञापन का भी बजट होता है बाकायदा, कि इतना परसेंट 10, 20, 30% तक लोग विज्ञापन पे खर्च करते हैं और लोगों को अपनी चीज खरीदने के लिए बढ़ावा देते हैं। Another popular one is art snobbery, which is further divided into two parts, Platonic and unplatonic. आगे वाली स्नोबरी कौन सी है? आर्ट स्नोबरी, कला जगत से जुड़ी हुई स्नोबरी, और उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है जिनको हम डिटेल में लेसन के दौरान देखेंगे। नाम आप फिर भी याद रखें, पहला है प्लेटोनिक, दूसरा अनप्लेटोनिक। Huxley is of the view that snobberies are valuable as they encourage activity, demand incessant efforts and series of sacrifices from the snobs. देखिए वो स्नोबरीज महत्वपूर्ण है, कीमती है, जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, एक्टिविटीज में मनुष्य को इन्वॉल्व करती है, और अनसीसेंट का मतलब बिना रुके लगातार प्रयासों की वो मांग करती है कि इतने में सेटिस्फाइड नहीं हूं, और कीजिए और कीजिए और कीजिए। However, all snobberies cannot be approved. A person has to adopt a mean between the two and give his consent for those snobberies which encourage better activity and reject others. यहाँ पे निष्कर्ष निकाल के बताने का प्रयास है कि दोनों ही तरफ हम अति में नहीं जाएं, हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा स्नोबरी के संदर्भ में भी, और वो स्नोबरी जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एक्टिवेट करती है, उनको हमें बढ़ावा देना होगा। मीन का मतलब मध्यम मार्ग अपनाना, बिटवीन द टू, अतियों के बीच में।
गिव हिज कंसेंट का मतलब सहमति देना, किस संदर्भ में सहमति दें? अच्छी स्नोब्रीज जो हमें बेटर एक्टिविटी, अच्छे क्रियाकलापों को करने के लिए प्रेरित करे, उनको बढ़ावा दें, और अन्य को रिजेक्ट करें। जो हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित नहीं करती है, ऐसी स्नोब्रीज को हम रिजेक्ट करें, डिस्करेज करें। Huxley conclude by stating that the choice of snobbery depends on one's individual interest. देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्या बता रहे हैं कि जो स्नोबरी की चॉइस है, हमारी स्नोबरी के संदर्भ में जो चॉइस है वो किस पर डिपेंड करती है? व्यक्ति विशेष की रुचियों पर, कि किसी व्यक्ति की किसी क्षेत्र विशेष में रुचि है, किसी की अन्य में रुचि। जिस व्यक्ति की जिस फील्ड में रुचि होगी वो उस फील्ड से संबंधित स्नोबरी को अडॉप्ट करता है, अपनाता है, अपने जीवन में लाता है। इसलिए हम हमारे इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, उनको रिफाइन करें, सकारात्मक कार्यों की ओर अपने व्यक्तित्व को, अपने इंटरेस्ट को प्रेरित करें। Hopefully we would meet in offline mode next time. Thank you very much.